सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ संख्या 7, ठीक है, जो कि आपके बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार है। पाठ संख्या 7 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, उस संदर्भ में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हम पृष्ठभूमि समझते हैं कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी, अर्थात नगर विकसित हो रहे थे, नगर बन रहे थे। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी, यानी लोग हैं वो गांवों से नगरों की तरफ गमन कर रहे थे, नगरों की तरफ आ रहे थे और आबादी है वो बढ़ रही थी और एक नई नगरीय संस्कृति है वो विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब ये सोचने लगे कि वे गांवों के लोगों से अधिक सभ्य हैं। उनके मन में ये धारणा भी बैठने लग गई थी कि वो गांवों के लोग जो है गांव में रहते हैं उनसे वो ज़्यादा आधुनिक है, ज़्यादा सभ्य हैं, उनके रहन सहन के तरीके हैं वो उनसे बेटर है। नगर खास तौर से फ्लोरेंस, जो कि इटली के नगर है, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। अब इटली के नगर रोम, फ्लोरेंस और जो है वेनिस है, ये कला और विद्या के केंद्र बन गए। अब इटली की नगर ही कला और विद्या के केंद्र क्यों बन गए? देखा जाए तो इटली में रोमन सभ्यता थी और उससे पूर्व भी अगर हमने यायावर साम्राज्य को समझा है थोड़ा बहुत, तो ऐसे में ये इटली और भूमध्य सागर का पास होना भी व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर इस्लाम का उदय और विस्तार भी हमने पाठ पढ़ा है, उसमें भी जो भूमध्य सागर था उससे भी जो है भूमध्य सागर के पार देशों की तरफ जाया जा सकता था। तो इटली मुख्य केंद्र था व्यापार का। तो इसी वजह से इन नगरों का महत्व भी यहाँ पर बढ़ गया और फिर ये रोम, वेनिस और फ्लोरेंस, जो कि इटली के नगर थे, ये कला और विद्या के केंद्र बन गए। यानी बहुत जल्दी से ये है शहर है वो विकसित होने लगे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्ता भी मिली हुई थी। स्वायत्ता यानी एक तरह से स्वयं फैसले लेने के अधिकार। तो उस समय शासक वर्ग की तरफ से और चर्च, जो कि जिसका पूरी तरह से नियंत्रण होता था, तो इस प्रकार से यहाँ पे नगरों को स्वायत्ता भी मिली हुई थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए और इस प्रकार से धीरे धीरे नगर है वो सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और कला के केंद्र बन गए। और यही वजह थी कि नगरीय संस्कृति जो विकसित हो रही थी, वहाँ के लोगों की मानसिकता में भी ये धारणा है वो घर कर रही थी कि नगर में रहने वाले लोग हैं वो गांव के लोगों की तुलना में ज़्यादा सभ्य है। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। जो लोग अमीर थे, जिनके पास सुख और समृद्धि थी, पैसा था, अभिजात यानी धनी वर्ग के लोग, वो उनके पास पैसा था तो वो कलाकारों और लेखकों को आश्रय देते थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार, मुद्रण यानी जो है छापाखाना एक तरह से, और जिससे किताबें छपकर निकलती है, तो मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। तो यहाँ पर मुद्रण यानी प्रेस कह सकते हैं हम, जिससे अखबार है वगैरह किताबें हैं वो छापी जा सकती है। तो यहाँ पर पुस्तकें वगैरह छपने लगी। उससे पहले जो है पुस्तकें नहीं छपती थी, बल्कि उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था, टेक्निक नहीं थी। लेकिन जब तकनीकी विकसित होने लगी, मुद्रण का आविष्कार हो गया, तो लोगों को, जिनके पास पहले पुस्तकें नहीं थी, वो नहीं पढ़ सकते थे, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकें हैं उन्हें आसानी से उपलब्ध होने लगी थी, जिसके कारण वो सारी चीज़ों को समझ सकते थे, पढ़ के जान सकते थे। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी। इतिहास यानी जो गुजर चुका है, ठीक है, जो गुजर चुका है, जो कि पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं महत्व है समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए। तो ऐसे में इतिहास की समझ यानी वो अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों को इन पुस्तकों के माध्यम से समझने लगे थे, अपने धरातल को वो समझने लगे थे और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। कि जब लोगों ने पुस्तकों के माध्यम से अपने इतिहास को जाना और फिर उन्होंने इसकी तुलना है रोम और प्राचीन दुनिया से वो करने लगे, क्योंकि
यहाँ इससे पूर्व में क्या था, यूनानी साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, जो कि अपने समय के भव्य साम्राज्य थे और काफ़ी आधुनिक साम्राज्य थे। और ये देखा जाए तो रोमन साम्राज्य इटली की भूमि पर ही पनपा हुआ है, और वहीं यूनानी साम्राज्य बाइजेंटाइन जो है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि ये साम्राज्य दोनों के दोनों काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैले थे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे रहने वाले लोगों के मन में ये भी धारणा थी कि कहीं न कहीं उनका संबंध है वो रोमन सभ्यता या यूनानी सभ्यता से है। तो वो अपनी तुलना है उन सभ्यताओं से करने लगे, क्योंकि वो इतिहास को समझ रहे थे और उनकी समझ है वो विकसित होने लगी थी, वो अपने वास्तविक मूल को समझने लगे थे। अब ये जाना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है, क्योंकि आधुनिकता का दौर था थोड़ा, और ऐसे में अब ये भी लोगों के अंदर ये धारणा भी जो है घर करने लगी थी कि वो अपना धर्म है वो अपनी मर्जी से चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। उससे पहले चर्च ने ये धारणा है वो फैला दी थी लोगों के मन में, क्योंकि उस समय पुस्तकें नहीं थी, तो पुस्तकों को नहीं होने से जो चर्च के जो पादरी वगैरह जो होते थे वो जो भी ज्ञान बांटते थे उसी को लोग अक्षरशः सत्य मानते थे। लेकिन अब चूँकि पुस्तकें हैं उनके सामने आने लगी थी, पुस्तकों के माध्यम से तो वो वास्तविक जानकारी हासिल कर सकते थे, वो बाइबिल को पढ़ सकते थे और बाइबिल की वो वास्तविक ज्ञान को भी समझ सकते थे। लेकिन उससे पूर्व जो चर्च या कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो अंधकार का जो दौर था, जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, उस समय की परिस्थितियों ने जो चर्च ने, जो पोप और पादरियों ने जो कहा, लोगों ने उसी विश्वास को सही माना और उसी के आधार पे उन्होंने वैज्ञानिक आधार दिया कि पृथ्वी है वो पापों से भरी हुई है, पृथ्वी पापों से भरी हुई है, इसलिए बहुत भारी है और ये एक ही जगह पे टिकी हुई है, ये जो है भ्रमण नहीं करती, ये घूर्णन नहीं करती है। तब अब चूंकि वैज्ञानिकों ने भी जो है सौरमंडल अंतरिक्ष का ज्ञान अर्जित किया और इस आधार पे उन्हें समझ में आ गया कि सूर्य सबसे बड़ा जो है पिंड है उसका, और उसके बाद अन्य कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं, और उस आधार पे उन्होंने पृथ्वी को भी माना कि पृथ्वी भी जो है घूर्णन करती है। तो अब लोगों को वास्तविक समझ आने लगी थी, उन्होंने ये विश्वास है वो, अब उनको ये विश्वास टूट गया कि पृथ्वी पापों से भरी है और अपनी जगह पर एक जगह केंद्र के अंदर टिकी हुई है, बल्कि वैज्ञानिकों ने जो आधार दिया था वो सौरमंडल को अब समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को भी उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। उससे पूर्व जो है लोगों को विश्व का ज्ञान नहीं था, समुद्रों का ज्ञान नहीं था, जो है महाद्वीपों का ज्ञान नहीं था। सिर्फ टॉलेमी की ज्योग्राफी आई थी, उस ज्योग्राफी में सिर्फ 3 ही महाद्वीप है वो बताए गए थे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अन्य कुछ महाद्वीपों का ज्ञान नहीं था और इसके कारण लोगों का ज्ञान है वो भौगोलिक ज्ञान भी सीमित था। लेकिन चूंकि अब आधुनिकता का दौर था और लोगों ने जो है भौगोलिक ज्ञान को भी समझ लिया, अब उन्हें समझने में आ रहा था कि जो है भूमध्य सागर है वो विश्व का केंद्र है। इससे पूर्व ये विचार डाला गया था, लेकिन अब ये उनकी मान्यता ये भी धीमी पड़ गई कि सिर्फ भूमध्य सागर ही विश्व का केंद्र नहीं है, बल्कि अन्य भी कई स्थान हैं जो अलग है। ठीक है, इस विचार के पीछे उनकी ये मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है, कि इसके पीछे ये था कि उनका ये मानना था कि यूरोप है वो विश्व का केंद्र बिंदु है और विश्व उनके लिए 3 महाद्वीपों से हटकर नहीं था। तो अब ये मान्यताएं हैं चूँकि उनको समझ में आ रही थी, या कई नई खोजें हैं जिसके आधार पे उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को समझा, सौरमंडल को समझना शुरू किया, वास्तविक दुनिया को उन्होंने जाना, प्राचीन दुनिया को उन्होंने मुद्रण या पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जाना है और उनके अंदर एक नई सोच है वो विकसित होने लगी थी। चौदहवीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी लेके बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों यानी छपी हुई किताबें, चित्रों, मूर्तियों, भवनों, वस्त्रों से प्राप्त होती है। बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है जो दस्तावेज यानी जो जरूरी सामग्री जो प्राप्त हुई है, और जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला, चित्रशालाओं और संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित पड़ी है। आज भी वो म्यूजियम में ये सारी सामग्रियाँ रखी गई है या अभिलेखागारों में, चित्रशालाओं में सुरक्षित है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, अर्थात रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जन्म,
हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। रेनेसां का तात्पर्य है सांस्कृतिक परिवर्तन जो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। स्विट्जरलैंड के ब्रेस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जिनका नाम है जेकब बर्कहार्ट ने भी इस पर अधिक बल दिया और वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वो राज्य और राजनीति के बारे में लिखे। राके का मत था कि राज्य और राजनीति के बारे में लिखना चाहिए, जिसके लिए वे सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। और उन्होंने अपने शिष्य जो है को कहा, जेकब बर्कहार्ट को ये कहा कि वो इसके लिए पुराने फाइलें जुटाएं, पुराने कागजात जुटाएं, पुराने दस्तावेज जुटाएं और उसके आधार पे वो उस समय की राज्य व्यवस्था के बारे में और राजनीति के बारे में लिखे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार कि सिर्फ राज्य और राजनीति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इतिहास में बहुत कुछ जानना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने वो गुरु के लक्ष्यों से सीमित थे, उन्होंने असंतुष्ट थे उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति। यानी संस्कृति जो हमारा समाज है, जो हमारा खान पान, रहन सहन, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सभी से मिलकर इतिहास बना है। सिर्फ हम राजनीति या राजा महाराजाओं के इतिहास से ही हम इतिहास को नहीं ले सकते, बल्कि इतिहास हर कोने में है, इतिहास हर जगह मौजूद है और हर चीज़ है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इतिहास में हर सभ्यता संस्कृति का अपना अलग जो है उद्देश्य है, अलग उसका महत्व है। 1860 में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां नामक एक पुस्तक की रचना की। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका 1 नंबर का कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्कहार्ट है, जिन्होंने 1860 में इस पुस्तक की रचना की है। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर भी आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। मानवतावादी संस्कृति से तात्पर्य है मानवीय मूल्यों को महत्व, यानी उससे पूर्व जो है वो धर्म आधारित संस्कृति थी। यानी धर्म के माध्यम से जो पाठ उनको पढ़ाया जाता था वो ही चीज़ें लोग देखते थे। अधिक से अधिक अपने आप को कष्ट देना, अधिक से अधिक भगवान के धर्म के अंदर अपने आप को निमित्त रखना, कम खाना, दान देना, यही सारा उनको सिखाया गया था धर्म के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए जो है चर्च के माध्यम से। लेकिन चूंकि अब मुद्रण का आविष्कार हो चुका था, अब उन्होंने देखा कि मानवतावादी संस्कृति यानी मानवीय मूल्यों को वो साथ लेकर मानव जीवन के महत्व को भी इन्होंने समझना शुरू किया। सिर्फ धर्म ही उनके लिए अब सब कुछ नहीं रह गया था, बल्कि मानव के लिए सुखवादी रवैया है अब आ चुका था। सुखवादी संस्कृति है वो पनप रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की ध्यान जो है पाठकों का ध्यान है साहित्य, कला, चित्रकला, इन सब की और भी जो है ध्यान है वो आकर्षित किया गया। यही मानवतावादी दृष्टिकोण था, यानी मानव सभ्यता और संस्कृति को अपने तरीके से समझने लगा था, उससे आज़ादी मिलने लगी थी। उन्होंने ये लिखा कि ये संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। यानी पहले व्यक्ति जो चलता था वो चर्च के आदेशों की पालना करते हुए चलता था, और चर्च जो कहता था चाहे वो गलत हो या सही, वो उनके अपने तरीके होते थे और जनता उसे आसानी से विश्वास कर लेती थी, मान लेती थी। लेकिन अब चूँकि अब उनका दृष्टिकोण है वो एक खुला दृष्टिकोण हो चुका था, एक नया मॉडर्न जिसे कह सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण हो चुका था। अब उनके जो है जीने के तरीकों में बदलाव था और अब व्यक्ति है उस संस्कृति पर विश्वास करने लगा था और वो अपने बारे में खुद निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर विकसित होने लगी थी। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। मध्यकालीन यानी अब वर्तमान समाज का जो मानव था वो आधुनिक था, जो अपने स्वयं की सोच से चल सकता था, लेकिन प्राचीन मध्यकालीन जो मानव था वो चर्च के नियंत्रण में था। यानी चर्च जो कहता था, चर्च के जो आदेश होते थे उन्हीं की पालना उनको करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से
जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में बदलते हुए विश्वास है कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की पुरानी धारणाएं बदल रही है और धर्म के प्रति उनका रवैया है वो बदल रहा है और जीने के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल रहा है और उनकी सोच है वो मानवतावादी बन रही है। मानवतावादी यानी एक ऐसी सोच जिसमें उनका दृष्टिकोण कला, सौंदर्य, साहित्य, विकास, समर्थ सोच के आधार पर आगे बढ़ रहा है। धर्म का नियंत्रण, चर्च का नियंत्रण है अब उनके ऊपर से खत्म होता जा रहा था। उससे पूर्व जो मानव था वो कैसा था? चर्च के नियंत्रण का मानव था, यानी जो कि धर्म में जकड़ा हुआ मानव था। लेकिन अब चूंकि रेनेसा था यहाँ पे, यानी पुनर्जागरण हो गया था। पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागना, एक नई सोच, एक नई जो है संस्कृति और सोच का विकसित होना, एक नई धारणा का विकसित होना ही पुनर्जागरण था। और ये पुनर्जागरण का जो मानव था वो आधुनिक मानव था और वो अपने स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम था। तो यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा में सामान्य से पृष्ठभूमि को समझा। धन्यवाद।